अरे जूनियर्स, एग्जाम का टेंशन हो रहा है और अष्टांग हृदयम का ऋतुचर्या चैप्टर देख के लगता है कि भाई 6 ऋतुओं का आहार विहार कैसे याद रहेगा। हाँ, कौन सा रस, कौन सा दोष, कब बढ़ेगा कब घटेगा, सब मतलब कंफ्यूजिंग लगता है ना। बिल्कुल, पर डोंट वरी, तुम्हारा सीनियर यहाँ है। आज हम बैम्स फर्स्ट प्रॉफ के सबसे लॉजिकल और स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक को डिकोड करने वाले हैं। सब्जेक्ट है अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 3 ऋतुचर्या अध्याय। और ये चैप्टर मतलब 5 और 10 मार्क्स दोनों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। आज की इस चर्चा के बाद तुम इसके किसी भी सवाल का जवाब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाओगे। चलो इसे आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर का मकसद क्या है, मतलब आयुर्वेद में ऋतुचर्या की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखो, आयुर्वेद का पहला मकसद क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। हाँ, मतलब जो हेल्दी है उसे हेल्दी बनाए रखना। बिल्कुल। तो दिनचर्या यानी चैप्टर 2 हमें ये सिखाता है कि रोज क्या करना है, और ऋतुचर्या हमें सिखाता है कि बदलते मौसम के साथ बॉडी को कैसे एडजस्ट करना है, ताकि हम बीमारी ना पड़े। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम मौसम के हिसाब से कपड़े बदलते हैं। अच्छा, जैसे सर्दियों में स्वेटर, गर्मियों में कॉटन। हाँ, वैसे ही बॉडी को भी अंदर से मौसम के लिए तैयार करना पड़ता है। बस यही इस पूरे चैप्टर का सार है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। आयुर्वेद साल को कैसे देखता है? मैंने सुना है कि इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। आयन, ये क्या चीज है? बहुत अच्छा सवाल है। आयुर्वेद में साल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है उत्तरायण, जिसे आदान काल भी कहते हैं। आदान काल? और दूसरा है दक्षिणायन, जिसे विसर्ग काल कहते हैं। हर आयन में 3-3 ऋतुएं आती हैं। आदान काल, आदान का मतलब तो होता है छीन लेना। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव नहीं लग रहा? क्या छीना जा रहा है यहाँ? तुम्हारी पकड़ बिल्कुल सही है। आदान काल, जो मोटे तौर पे मिड जनवरी से मिड जुलाई तक चलता है, वो समय है जब सूर्य और वायु बहुत रूक्ष और तीक्ष्ण हो जाते हैं। ओके। वो अपनी इन शार्प क्वालिटी से पृथ्वी का और हमारे शरीर का बल और सौम्य गुण मतलब कूलिंग क्वालिटीज छीन लेते हैं। अच्छा, तो इसलिए इसमें हमारी ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है। बिल्कुल। ये आग्नेय स्वभाव का होता है। इसमें तिक्त, कषाय और कटु रस बढ़ते हैं। एक मेमोरी ट्रिक है इसके लिए। उत्तरायण में बल उत्तर जाता है, मतलब कम हो जाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और फिर आता है विसर्ग काल, जिसका मतलब है देना। हाँ, तो ये इसका ठीक उल्टा होगा। हाँ, ये मिड जुलाई से मिड जनवरी तक चलता है। इस समय चंद्रमा बलवान होता है और सूर्य की शक्ति थोड़ी कम होती है। तो बादल, बारिश, ठंडी हवा, इन सब से पृथ्वी शीतल रहती होगी और हमारा बल बढ़ता है। प्रकृति हमें बल वापस देती है। ये सौम्य स्वभाव का होता है। और इसमें प्रमुख रस होंगे अम्ल, लवण और मधुर। एकदम सही। और एग्जाम के लिए एक टिप है कि उत्तरायण और दक्षिणायन का एक कंपैरिजन टेबल जरूर बना लेना। 5 मार्क्स का सीधा सवाल आता है इस पर। ये तो हो गया साल का विभाजन। अब उन 6 ऋतुओं के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो उत्तरायण में आती हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, और दक्षिणायन में आती हैं वर्षा, शरद और हेमंत। और शरीर के बल की क्या स्थिति रहती है इन सब में? सबसे ज्यादा बल होता है हेमंत और शिशिर में, मतलब सर्दियों में। हाँ, और सबसे कम होता है ग्रीष्म और वर्षा में, गर्मियों और बारिश में। और वसंत और शरद में मध्यम यानी मीडियम रहता है। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए एक एक ऋतु को समझते हैं। हाँ। शुरुआत करते हैं हेमंत और शिशिर से, हाँ। यानी कड़ाके की सर्दियों से। देखो, हेमंत और शिशिर दोनों में ठंड होती है। इस समय एक बहुत ही मतलब दिलचस्प चीज होती है। क्या? बाहर की ठंड की वजह से हमारे शरीर की ऊष्मा जो हीट है वो अंदर ही रुक जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। ओके। और ये गर्मी अंदर ही कैद होकर हमारी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को बहुत ज्यादा प्रबल कर देती है। अच्छा, तो सर्दियों में जो हमें इतनी ज्यादा भूख लगती है उसके पीछे ये कारण है। मैं तो बस इसे कंफर्ट ईटिंग समझती थी। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आयुर्वेद कहता है कि अगर इस बढ़ी हुई अग्नि को सही ईंधन मतलब पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो वो शरीर की धातुओं को ही पचाना शुरू कर देगी। मतलब शरीर अपने ही टिश्यूज को खाने लगेगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत जरूरी बात है। तो फिर इस मौसम में ईंधन कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए? क्योंकि अग्नि प्रबल है तो उसे पचाने के लिए भारी और पौष्टिक भोजन चाहिए। मधुर, अम्ल और लवण रस वाले पदार्थ, जैसे स्निग्ध भोजन, घी, तेल वाली चीजें, मांस रस, गेहूं, उड़द, गन्ने और दूध के प्रोडक्ट्स, नयान, ये सब। और व्याहार मतलब लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए? बस रजाई में बैठे रहना है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वातांशक तेलों से अभ्यंग यानी तेल मालिश करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, धूप सेकनी चाहिए। मतलब शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से गर्म और सुरक्षित रखना है। हाँ, और शिशिर ऋतु में भी हेमंत वाली ही चर्या अपनानी है, बस थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। ज्यादा क्यों? क्योंकि वो आदान काल का हिस्सा है, तो उसमें रुक्षता मतलब ड्राइनेस और ज्यादा होती है। एक श्लोक भी है, अयमेव विधि कार्य शिशिरेपि विशेषतः। इम्पोर्टेंट श्लोक अलर्ट। ठीक है, अब सर्दियों के बाद आता है वसंत का मौसम। ये तो सबका पसंदीदा होता है, पर आयुर्वेद इसे थोड़ा अलग नजर से देखता है ना? हाँ, आयुर्वेद वसंत को एक कह सकते हैं छुपे हुए खतरे की तरह देखता है। ऐसा क्यों? सोचो, सर्दियों में जो कफ दोष हमारे शरीर में जमा हो गया था, वो वसंत में सूरज की गर्मी से पिघलने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलती है। बिल्कुल। और ये पिघला हुआ कफ हमारी पाचन अग्नि को मंद कर देता है, जिससे आलस, भारीपन और कई तरह के रोग होते हैं। वसंत में होने वाली एलर्जी, खांसी, जुकाम। हाँ, तो उन सब का कारण ये पिघला हुआ कफ है। हाँ, तो वसंत ऋतु का लक्ष्य इस अतिरिक्त कफ को शरीर से बाहर निकालना है। तो इसके लिए खान पान तो सर्दियों से एकदम अलग होगा? एकदम उल्टा। यहाँ गुरु, शीत, स्निग्ध मतलब भारी, ठंडी और ऑयली चीजों से बचना है। भोजन हल्का और रूखा होना चाहिए, जैसे पुराने जौ या गेहूं। और इस मौसम में शहद का सेवन अमृत माना गया है। शहद क्यों? क्योंकि शहद अपने रूखे गुण से कफ को सुखाने का काम करता है। और विहार में इस कफ को बाहर कैसे निकालें? इसके लिए शोधन चिकित्सा में तीक्ष्ण वमन और नस्य से कफ को बाहर निकाला जाता है। और आम जीवन शैली में व्यायाम करना चाहिए, उद्वर्तन यानी ड्राई पाउडर मसाज करनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, दिन में सोना यानी दिवास्वप्न बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कफ और बढ़ता है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। मतलब वसंत सिर्फ एंजॉय करने का नहीं, बल्कि बॉडी की स्प्रिंग क्लीनिंग का भी समय है। बिल्कुल। अब वसंत के बाद आती है चिलचिलाती गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म में सूर्य अपनी चरम शक्ति पर होता है। आदान काल की वजह से हमारा बल वैसे ही कम हो रहा था, और अब गर्मी उसे और कम कर देती है। इस समय कफ तो सूख जाता होगा और वात बढ़ने लगता होगा, है ना? एकदम सही। रूखापन और हल्कापन बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारा लक्ष्य शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना है। तो आहार में मधुर रस मुख्य होगा? हाँ, पर भोजन हल्का, स्निग्ध, ठंडा और लिक्विड होना चाहिए, जैसे शक्कर मिलाकर सत्तू पीना या भैंस का दूध शक्कर के साथ लेना। एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि आयुर्वेद गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा या बर्फीला पानी पीने से मना करता है। हाँ, क्योंकि ऐसा करने से पाचन अग्नि एकदम से बुझ जाती है, जो पहले से ही मंद है। ये तो हमारी आज की आदत के बिल्कुल उल्टा है। हम तो सीधे फ्रिज से निकालकर पानी पीते हैं। यही तो गलतियां हैं। विहार में दिन में किसी ठंडी जगह पर सो सकते हैं, जैसे धारागृह में। रात में चांदनी में छत पर सोना भी अच्छा है। और व्यायाम और धूप से तो बचना ही चाहिए। जाहिर है। ठीक है, अब उस मौसम की बात करते हैं जो शायद सबसे मुश्किल होता है, वर्षा ऋतु। इस मौसम में तो पाचन की समस्याएं बहुत होती हैं। आयुर्वेद में इसे दोषों के बिगड़ने का काल माना गया है। आदान काल से कमजोर हुई अग्नि वर्षा में और मंद हो जाती है। और वात का प्रकोप हो जाता है। वात का प्रकोप तो होता ही है, साथ में पित्त और कफ भी दूषित हो जाते हैं। मतलब तीनों दोष असंतुलित हो जाते हैं। अग्नि अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। इसीलिए इस मौसम में कुछ भी भारी खाओ तो पचता नहीं है। तो यहाँ सबसे पहला काम तो अग्नि को ठीक करना होगा। बिल्कुल। भोजन ऐसा हो जो अग्नि को बढ़ाए। पुराने अनाज, कृतयूष यानी प्रोसेस्ड सूप, जंगल मांस, शहद, ये सब लेना चाहिए। और पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। और क्योंकि इस मौसम में वात सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है, उसके लिए कोई खास उपाय है? हाँ, वात को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है आस्थापन बस्ती यानी डिकॉक्शन एनेमा। ये सीधे वात की जड़ पर काम करता है। बहुत खूब। अब वर्षा के बाद आसमान साफ होता है और शरद ऋतु आती है। ये मौसम तो बड़ा सुहाना लगता है, पर क्या यहाँ भी कोई छुपा हुआ खतरा है? यहाँ एक और ट्विस्ट है। वो क्या? वर्षा ऋतु में जो पित्त दोष मतलब गर्मी शरीर में जमा हो गया था, वो शरद में अचानक निकली तेज धूप से कुपित हो जाता है, एग्रीवेट हो जाता है। अच्छा। इससे त्वचा के रोग, एसिडिटी, गुस्सा, ये सब पित्त वाली समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ का लक्ष्य पित्त को शांत करना है। तो आहार में तिक्त, मधुर, कषाय रस वाली चीजें खानी चाहिए। बिल्कुल। शाली चावल, मूंग, शक्कर, आंवला, परवल,
ये सब पित्त को शांत करते हैं। और इस बढ़े हुए पित्त को शरीर से निकालने के लिए भी कोई उपाय है? हाँ, इसके तिक्त घृत का पान, विरेचन यानी पर्गेशन और रक्तमोक्षण यानी ब्लड लेटिंग बताया गया है। और एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है हंसोदक। ये क्या होता है? ऐसा जल जो दिन में सूर्य की किरणों से तपा हो और रात में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ हो और अगस्त्य तारे के उदय से विष रहित हो गया हो। वाह! इसे अमृत के समान माना गया है और ये पित्त की गर्मी को शांत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये तो वाकई अद्भुत है। तो हमने 6 ऋतुओं की यात्रा पूरी कर ली, लेकिन एक मौसम से दूसरे में जो बदलाव होता है वो अचानक एक दिन में तो नहीं होता। इस ट्रांजिशन पीरियड के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इसे ऋतु संधि कहते हैं। ऋतु संधि मतलब ऋतुओं का मिलन? हाँ, किसी भी ऋतु के आखिरी 7 दिन और अगली ऋतु के पहले 7 दिन, ये कुल 14 दिन का समय ऋतु संधि कहलाता है। और इन 14 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? नियम ये है कि इस दौरान पिछली ऋतु की चर्या को धीरे धीरे छोड़ना है और आने वाली ऋतु की चर्या को धीरे धीरे अपनाना है। मतलब ग्रेजुअली अडॉप्ट करना है। हाँ, अचानक किसी आदत को छोड़ने या अपनाने से असात्मेयज रोग हो जाते हैं। बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम देना है। ये तो बहुत लॉजिकल है। श्लोक भी है, असात्मेजा ही रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्। आपने बिल्कुल सही श्लोक याद किया। ये ऋतु संधि का मूल सिद्धांत है और एग्जाम में इस पर 2 या 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट पक्का आता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली बात यह है कि वर्ष के 2 अयन हैं, आदान और विसर्ग। ये हमारी शारीरिक शक्ति को सीधे प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, हर ऋतु का दोषों और अग्नि पर एक खास प्रभाव होता है, जिसके अनुसार हमें अपना आहार विहार बदलना चाहिए। और तीसरा, ऋतु संधि का महत्व। ये 14 दिन का संक्रमण काल बीमारियों से बचने की कुंजी है, जिसमें धीरे धीरे बदलाव करना अनिवार्य है। बिल्कुल। और अंतिम लक्ष्य है प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर स्वास्थ्य की रक्षा करना। एकदम। तो देखा कितना लॉजिकल और प्रैक्टिकल है ये चैप्टर। इसे रटना नहीं, समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो न सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे बल्कि अपनी और अपने परिवार की हेल्थ भी बेहतर बना पाएंगे। बस स्मार्ट तरीके से रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा रखो। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, समझते रहो। यही है सौर्याबाम्स माइंडसेट। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, एक बात सोचिएगा, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ एसी की वजह से हमें असली मौसम का पता ही नहीं चलता और हर फल सब्जी पूरे साल मिलती है, वहाँ हम ऋतुचर्या के इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? क्या हमें अपनी आदतें बदलनी चाहिए या इन सिद्धांतों को आज के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए? इस पर विचार जरूर करना।